Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the geography series with part 14 that is regarding plate tectonics. तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स से रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। एंड वो बात करते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, दैट इज पैंजिया। अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स पहले ये जो पैंजिया था इट ब्रोक डाउन इनटू टू लैंड मासेस, द नॉर्दर्न पार्ट विच इज कॉल्ड लॉरेशिया एंड द सदर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड गोंडवाना। इनका जो ड्रिफ्ट था वो बेसिकली बढ़ते गया, डिफरेंट फोर्सेस थे जो कि एक्ट कर रहे थे, जैसे कि पोल्स की तरफ अट्रैक्शन जो पोल फ्लिंग फोर्स था, बॉयंसी फोर्स था एंड ऑल्सो टाइडल फोर्स था, जिनकी वजह से इनका जो ड्रिफ्टिंग है वो इंक्रीज होते गया। एंड इनके बहुत सारे प्रूफ्स भी अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स का परफेक्ट फिट बैठना, जैसे कि जो कोस्ट लाइन है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ अमेरिका, उसका परफेक्ट फिट बैठता है विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जैसे कि एक पजल का पीस हो। उसके साथ ही फॉसिल्स के रिगार्डिंग भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें प्लांट्स की स्पीशीज, एनिमल्स, जैसे कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। देखा जाता है कि एक टाइम पे ये एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे एंड ओशन की वजह से सेपरेट हो गए हैं। इसके अलावा जो माउंटेन है, जो रॉक स्ट्रक्चर है, उसमें भी कोरिलेशन देखने को मिलता है, सिमिलर रॉक के टाइप्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन रेंजेस रेंजेस जैसे कि एपेलाकियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, एंड यूरोप के अंदर भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है जिसमें देखा जाता है कि अलाइन हो रहे हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक एविडेंस है, तो पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो अभी के ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे एक टाइम पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जैसे कि साउथ अमेरिका या फिर इंडिया। इसी वजह से अभी भी पोलर रीजन्स के अंदर हमें कोल्ड डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये कभी ना कभी डिफरेंट लैटिट्यूड पे लोकेटेड थे, एंड क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं ये ड्रिफ्ट होते गए ब्रेक डाउन होने की वजह से। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें हम देखते हैं कि वहां पे हमें देखने को मिलता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स का जो पूरा जर्नी है वो कैसे रिवॉल्व हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जब बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या, यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया किया गया कि क्या इसको एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है। ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डायनामिक कैसे चेंज हो रहा है एंड एवोल्यूशन कैसे हो रहा है अर्थ के सरफेस का, एंड उनके ऊपर जो फीचर्स बन रहे हैं उसका भी। तो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, यूनिफाई करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को, जैसे कि कैसे इंटरेक्शन हुआ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बीच में, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बीच में एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बीच में। तो एक्सप्लेन करता है कि लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड यहाँ पे ही क्यों हुआ, माउंटेन बिल्डिंग हिमालयास जैसे कि वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे हुआ, रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर फॉर्म हुआ, एंड फिर फॉल्ट लाइंस का फॉर्मेशन हुआ एंड ट्रांसफॉर्म वैलीज का फॉर्मेशन हुआ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के ऊपर। वैसे ही एंडोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की वजह के लिए भी हमें रीजंस प्रोवाइड करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स ही गवर्न करता है पूरे प्रोसेस को, जिसमें अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिज्म होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, इरोजन हो रहा है, उसमें एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का रिलेशन होता है जिसमें रॉक टाइप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वेदरिंग कितना हो रहा है, सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है, देन इरोजन कितना हो रहा है। तो इसमें भी प्लेट टेक्टोनिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अलग अलग जो फीचर्स फॉर्म हो रहे हैं, लैंड फॉर्म बन रहे हैं, उसमें भी एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट का एक एंगल आ जाता है, क्योंकि उसमें भी प्लेट टेक्टोनिक्स से ही पता चलता है हमको कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ है। जैसे कि हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। वैसे ही वॉल्केनोज, हमें वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन देखने को मिलता है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि वहां पे सबडक्शन जोन है जो कि प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही ओशन बेसिन और रिजेस जो फॉर्म होते हैं ओशन के अंदर, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज जो कि डाइवर्जेंट प्लेट के ऊपर बनता है, उसके बारे में हमें बताता है। एंड बहुत सारे प्लेट के भी मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक के भी डायनामिक्स को वो बेसिकली गवर्न करता है। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक है वो एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में हमें लिंक प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ उस स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, बल्कि उनका एवोल्यूशन भी कैसे हुआ।
तो टाइम पीरियड को लेके भी वो एक लिंक हमें प्रोवाइड करता है, थ्योरीज प्रोवाइड करता है। बट इसी के साथ साथ बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि कास्ट लैंडस्केप, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज्यादा रोल होता है रादर देन दी प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उनमें इनका रोल कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है। जो नॉन टेक्टोनिक इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि क्लाइमेट की वजह से या फिर बायोटिक जो प्लांट है उनके फैक्टर्स की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं, जिसका रिलेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी से उतना नहीं होता, एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, जो कि ना कि सिर्फ एवोल्यूशन को समझा रहा है, बल्कि डायनामिक्स को समझा रहा है एंड जेनेसिस को समझा रहा है, जो कि सरफेस के ऊपर लोकेटेड है, कि क्या प्रोसेस हो रहा है एंड क्या फीचर्स, क्या लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। तो प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर ही हमने देखा कि अर्थक्वेक, ओशन बेसिन का फॉर्मेशन, वॉल्केनिज्म, ओरोजेनी, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये सब डिपेंडेंट होता है। दो टाइप की बाउंड्रीज होती हैं, एक तो तीन टाइप की बाउंड्रीज होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इन्हीं के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी मिलते हैं। सो जो प्लेट टेक्टोनिक है वो क्रिटिकली रेलेवेंट है to the theories regarding the evolution of continents, to the theories regarding the evolution of ocean basin। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देखा, वैसे ही माउंटेन बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें हिमालयस एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉन्टिनेंट का जो ग्रोथ हो रहा है, अभी भी हम दिखते हैं कि अफ्रीका जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए and एक नए ओशन का फॉर्मेशन हो, तो वो भी प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेटेड है। ओशन बेसिन के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, जिससे नया ओशियनिक क्रस्ट बनता है। मिड ओशन रिजेस का फॉर्मेशन होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर। फिर सबडक्शन जोन बनते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो ओशन की क्रस्ट है वो रिसाइकिल हो रही है एंड वो बेसिन का जितना साइज है उसको भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि पैसिफिक ओशन, जिसको हम बोलते हैं कि वो श्रिंक हो रहा है अपने सबडक्शन जोन पे, क्योंकि जो साइज है वो वेरी कर रहा है वहां पे बेसिन का। वैसे ही जो डिफरेंट डायनेमिक्स है कॉन्टिनेंट के एंड फिर ओशन बेसिन के, वो भी वेरी करते हैं। जैसे कि रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है, तो कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग जो होती है वही एक्सप्लेन करता है हमको कि क्यों ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कॉन्टिनेंटल टू ओशियानिक बेसिन। जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एक नए ओशन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर वैसे ही प्लेट मूवमेंट जो ओवर द टाइम होते आया है, तो वो हमें बताता है कि कैसे ओशन का पोजीशन शिफ्ट हुआ एंड नए ओशंस बने, ओशन बेसिन कैसे चेंज हुआ। बट इसी के साथ साथ जो प्लेट टेक्टोनिक है उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी उसका आता है। जैसे कि पहले के टाइम में जब फॉर्म हो रहा था अर्थ, फर्स्ट कॉन्टिनेंट बन रहा था, ओशन बन रहा था, इवन बिफोर द प्लेट टेक्टोनिक्स फुली डेवलप भी नहीं हुआ था, उस पूरे प्रोसेस को हम नहीं समझ पाते हैं इसकी वजह से। जैसे कि मैंटल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस चलता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। अर्ली क्रस्टल डिफरेंशिएशन जो हुआ है उसमें क्या रोल इसका है, तो कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर फीचर्स में हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन है। एंड बहुत सारे लैंडफॉर्म ऐसे भी बन रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल है। एंड उसके साथ साथ ग्लोबल टेम्परेचर भी हम बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल सिर्फ रॉक के टाइप और उसके एवोल्यूशन पे आता है। यहाँ पे जो इरोशन का पैटर्न है, सी लेवल वाटर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सेडिमेंटेशन के प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहा है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस भी आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स का लिमिटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह तो काम करती है, बट जो डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मिनरल रिसोर्सेस का, जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर हम देखते हैं कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट पे मिनरल्स मिलते हैं, हाइड्रोथर्मल पावर का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। वैसे ही कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर हम बोलते हैं कि प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड, कॉपर, इनका फॉर्मेशन होता है। हाई प्रेशर मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसकी वजह से जो रॉक है उसमें मिनरल का कंटेंट रिच हो जाता है। ओफियोलाइट कॉम्प्लेक्सेस जो कि ज्यादातर हमें मिलते हैं फोल्ड माउंटेन बेल्ट्स के अंदर, जैसे कि हिमालयाज या फिर एल्प्स। वहां पे हम देखते हैं कि शीट लाइक कॉम्प्लेक्स में हमें वॉल्केनिक रॉक्स देखने को मिलती हैं, जिसमें जो कि रिच होती है इन क्रोमाइट निकल डिपॉजिट्स के अंदर।
सो ना कि सिर्फ ये, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मिड ओशियनिक रिजेस के ऊपर हम देखते हैं कॉपर, जिंक, लेड, क्योंकि वहां पे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी में वो एरिया रिच है, इस वजह से वहां पे सल्फाइड का जो डिपॉजिट है वो बढ़ जाता है। उसी की वजह से इन सारे मिनरल्स के अंदर ये वाली जगहें स्पेसिफिकली रिच होती हैं। वैसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से हम बोलते हैं कि जिप्सम, जो कि रिफ्ट वैलीज के अंदर ज्यादा मिलता है, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वाटर बॉडीज है यहाँ पे ये, एंड रिस्ट्रिक्टेड इवेपोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पोटैश जैसे मिनरल्स का डिपॉजिट बढ़ जाता है। जिसका एग्जाम्पल एक न्यूज में भी हमने देखा था, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, वहां पे पोटैश डिपॉजिट्स काफी ज्यादा देखे गए। वैसे ही जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, वहां पे सबडक्शन जोन फॉर्म हो रहा है, वहां पे गोल्ड, कॉपर, ऐसे मेटल्स के अंदर ऐसे प्रेशियस मेटल ज्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है, वहां पे भी हम देखते हैं कि कॉपर बेल्ट देखने को मिलती है इन दी साउथ अमेरिका रीजन। ओरोजेनिक बेल्ट्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे प्रेशियस मेटल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर इनसे एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फिक एंड उसके साथ साथ हाइड्रोथर्मल प्रोसेसेस भी का रेट यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस एक्टिव हैं अभी भी। इसी वजह से हिमालयाज के अंदर भी हम देखते हैं कि गोल्ड डिपॉजिट ज्यादा है। वैसे ही वॉल्केनिक आर्क्स जहाँ पे फॉर्म हो रही है, वहां पे पॉलीमेटालिक डिपॉजिट्स, वो उनका क्रिएशन होता है क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर इंडोनेशिया में एक फेमस एग्जांपल है कि इंडोनेशिया के अंदर भी जो वॉल्केनिक आर्क्स हैं वो काफी ज्यादा रिच है इन निकल एंड इन गोल्ड। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल हो जाते हैं। वैसे ही फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर भी जो फॉल्ट जोन क्रिएट होती है, वहां पे भी मिनरल डिपॉजिट मिलता है, जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर, जो कि कंसंट्रेटेड होता है बेसिकली उन फॉल्ट जोन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, मिनरल्स जो है उनका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इस वजह से उन स्पेसिफिक फॉल्ट जोन्स के अंदर हमें ये मिनरल्स के डिपॉजिट मिलते हैं। वैसे ही कुछ अलग भी हॉटस्पॉट होते हैं जो कि जो मेंटल के अंदर के सरफेस में चीजें हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनसे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर हमें डायमंड बेल्ट देखने को मिलती है, एंड कुछ कुछ क्रेटर्स भी होते हैं, वो भी रिच होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज में, जैसे कि आयरन ओर या फिर गोल्ड, जो कि सिर्फ उस क्रेटर के शील्ड के अंदर ही हमें मिलते हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम के अंदर वहां पे कभी ना कभी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे ये जो प्लेट टेक्टोनिक का प्रोसेस है वो मिनरल फॉर्मेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। बेसिकली मिनरल फॉर्मेशन उसी का ही रिजल्ट है। तो अलग अलग जोन होती हैं जहाँ पे इग्नियस रिलेटेड मिनरल डिपॉजिट हमें मिलते हैं। तो मैग्नेटिज्म है, फिर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी है, सेडिमेंटेशन है, एंड मेटामॉर्फिज्म है। ये तीन या चार प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये सारे मिनरल्स का फॉर्मेशन है, एंड ये बेल्ट हमें आज भी देखने को मिलती है। बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इवनली ड्रिफ्टिंग नहीं हुई है, इवनली वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं हुई है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन मिनरल्स का वो भी अनइवन है। रिसोर्स रिच रीजन अलग 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 जगह पे डिवाइडेड है। बट पूरे तरीके से भी हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक का ही रोल है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में। और भी चीजें जैसे कि जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, जैसे डिपोजिशन या फिर रीडेपोजिशन, वापस से डिपोजिशन होना उसके ऊपर, लेयर का फॉर्मेशन होना, इरोजन होना, वेदरिंग होना, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको। एंड इसके साथ साथ क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड ह्यूमन का भी अब रोल आ रहा है। तो इन नॉन टेक्टोनिक फैक्टर्स का भी रोल आता है, जो कि चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, एंड रोल प्ले करता है इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेस। सो जो इंडियन ओशन है स्पेसिफिक, उसकी जब बात करते हैं कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ये डिवाइडेड है। जैसा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने देखा, तो इंडियन ओशन में भी प्री कैम्ब्रियन एरा, दैट वाज 600 मिलियन ईयर्स पहले, तब ब्रेकडाउन का फॉर्मेशन शुरू होता है। जो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था उसका पार्ट था। गोंडवाना का फॉर्मेशन हुआ 600 टू 180 मिलियन ईयर्स पहले, जिसमें इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज लोकेटेड थे। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो थी वो फॉर्म हो रही थी।
मिड इंडियन रिज जिसको बोलते हैं, एंड कार्ल्सबर्ग रिज, इनका फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों डाइवर्ज हो रहे थे, तो वहां पे ये दो रिजेस का फॉर्मेशन हम बोलते हैं। एंड जो सी फ्लोर था वो स्प्रेड होते जा रहा था, एंड जो ओशन बेसिन था वो एक्सपैंड होते जा रहा था कॉन्टिन्यूसली। तो जो सेपरेशन है वो होता है अराउंड 80 मिलियन ईयर्स पहले मेडागास्कर का एंड इंडिया का। एंड जो इंडिया है वो ड्रिफ्ट करना शुरू करता है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेडागास्कर जो है वो पीछे ही रह जाता है। एंड वो एक सेपरेट, जो इंडियन प्लेट था वो बेसिकली एक सेपरेट एंड नया ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म करता है। तो 80 से 70 मिलियन ईयर्स पहले ही ये जो मूवमेंट था रैपिडली बढ़ते जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था वो बढ़ते रहता है। टेथिस ओशन जिसको बोलते हैं, जो कि कभी नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि नॉर्दर्न डायरेक्शन में इंडियन प्लेट आते जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं साइज में डिक्रीज होते जा रहा है। एंड सेडिमेंट्स इसके आज भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट पार्ट के अंदर। तो जो इंडियन ओशन था वो इस टाइम पे वाइडन होते जा रहा है, जिसकी वजह से एक सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है। अब ये जो इंडियन प्लेट है, क्योंकि नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऊपर की तरफ जो यूरेशियन प्लेट है उससे जाके इसका कोलिजन होना स्टार्ट होता है अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि कोर पॉइंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। क्योंकि इंडियन प्लेट का कोलिजन होता है विद यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट होता है। तो ये जो टेथिस सी जो था, जो यहाँ पे ऑलरेडी लोकेटेड था, वो बेसिकली क्लोज हो जाता है। एंड पूरा जो डायनामिक था इंडियन ओशन का वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब ये जो कंप्रेशन हुआ एंड अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयास का, इसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज में भी एडजस्टमेंट होता है विद इन द इंडियन ओशन ऑल्सो। अलग अलग हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज फॉर्म हुआ अरेबियन सी के अंदर। फिर सुंड्रा ट्रेच हम बोलते हैं, जो कि इंडोनेशिया के पास फॉर्म होता है, जहाँ पे जो इंडियन प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। वैसे ही अलग अलग प्लेट्स के अंदर एक्टिविटी होने की वजह से जो मॉरिशियस वाली भी जगह है वहां पे भी हम देखते हैं कि वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्थ में हिमालयस का फॉर्मेशन तो हुआ ही है, पामिर नॉर्थ जो कि अफगानिस्तान तक जाती है, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड सबडक्शन जोन भी क्रिएट होता है नियर द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। एंड जो ईस्टर्न पार्ट है इंडियन ओशन का, वहां पे भी इंडोनेशिया के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे भी सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाता है। तो इंडियन ओशन बेसिन जो है वो बेसिकली चेंज होते रहता है। एंड तीन जंक्शन फॉर्म होते हैं यहाँ पे। एक तो बोलते हैं हम कार्ल्सबर्ग रिज, फिर एक बोलते हैं सेंट्रल इंडियन रिज, एंड एक है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट इंडियन रिज। तो ये ट्रिपल जंक्शन फॉर्म होता है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करता है आज भी इंडियन ओशन के अंदर। तो हाई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्रीज फॉर्म हुए हैं, जो फॉल्ट फॉर्म हुए हैं, ये अभी भी एक्टिव है, जैसे कि सबडक्शन फॉल्ट है या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। जैसे कि सुमात्रा रीजन, वहां पे अभी भी हमें सिस्मिक एक्टिविटी इन्हीं फॉल्ट्स की वजह से काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है। बट ये सारे प्रोसेसेस भी इवॉल्व होते आए हैं टाइम के साथ। जो अभी के कॉन्टिनेंट्स की शेप है वो चेंज होती आई है। ओशियानिक जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज होते आए हैं। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, जैसे कि कितना सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है फ्रॉम द हिमालयाज इनटू द इंडियन ओशन, वो भी इम्पैक्ट हो रहा है अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके साथ साथ क्रिटिकल फीचर जैसे कि अरेबियन सी का फॉर्मेशन होता है, अंडमान निकोबार रीजन का फॉर्मेशन होता है, बे ऑफ बंगाल रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो वो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस थे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर जिनकी वजह से ये फॉर्मेशन होता है, जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट्स का रैपिड मूवमेंट नॉर्दर्न डायरेक्शन में, इवेंचुअली कोलिजन होना, टेथिस सी का मिनिमाइज होना, एंड नॉर्दर्न डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, एंड तीन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एक सेंट्रल इंडियन रिज एंड एक कार्ल्सबर्ग रिज, जो कि अभी भी सिस्मिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करता है। एंड ना कि सिर्फ सिस्मिक एक्टिविटीज को एंड कॉन्टिनेंट की शेप एंड टाइप ऑफ रॉक को, बल्कि मॉनसून सिस्टम को भी। हिमालयास की फॉर्मेशन होने की वजह से जो पूरा मॉनसून का सिस्टम है वो अभी भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन के अंदर हम देखते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाता है, उसमें भी माउंटेन रेंजेस का रोल होता है जो कि होल्ड करके रखते हैं वहां पे क्लाउड्स को। तो इंडियन ओशन रीजन एंड ओवरऑल जो साउथ एशिया है उस पूरे ही रीजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जिसमें क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस आता है, बायोडाइवर्सिटी पे इन्फ्लुएंस आता है, कैसे रिवर सिस्टम फॉर्म हो रहा है, कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है,
एंड देन कैसे रिसोर्सेस हमें कहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी भी जो हिमालयस है वो उसका जो हाइट है वो अभी भी इंक्रीज होते जा रहा है विद द रेट ऑफ 5 to 10 mm पर ईयर। एंड रिसेंटली हमने देखा था कि जो राइज हो रहा है हिमालयस का इन दी हाइट, उसमें कुछ ना कुछ रोल रिवर्स का भी है कि कितना वो सेडिमेंटेशन लेके जा रहे हैं अपने साथ, बड़े रॉक्स को कैरी कर रहे हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो था वो हट जा रहा है इन माउंटेन रेंजेस से, जिसकी वजह से इनकी हाइट और भी ज्यादा जल्दी स्पीड से बढ़ रही है। बट ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कि कैसे इंडियन ओशन इवॉल्व हुआ, कैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर इम्पैक्ट आया ना, कैसे अभी भी इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्सेज के ऊपर। एंड इसी प्लेट टेक्टोनिक से नया कॉन्सेप्ट आता है जो क्वेश्चन भी रेज किया गया कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में तो हमें बताता ही है प्लेट टेक्टोनिक्स की, कैसे ओशन का सर्कुलेशन हो रहा है, अर्थ सरफेस कैसे फॉर्म हुआ, एटमॉस्फेयर में कैसे कॉम्पोजिशन फॉर्म हुआ, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि कोर फॉर्म करता है कि कैसे पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ एंड देन ब्रेकअप हुआ, उसी की वजह से जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स थे वो भी चेंज हो रहे थे, ना कि सिर्फ कॉन्टिनेंट का शेप एंड साइज चेंज हो रहा था। तो जैसे जैसे मूवमेंट होता गया कॉन्टिनेंट्स का, क्योंकि उनका लैटिट्यूड चेंज हुआ तो उनका जो रीजनल क्लाइमेट था वो भी चेंज हुआ। जैसे कि जो अंटार्कटिका है उसका मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द साउदर्न पोल, जिसकी वजह से ग्लेशिएशन और भी ज्यादा बढ़ गया। अभी के जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे वहां पे पहले ग्लेशियर्स हुआ करते थे एंड वो ट्रॉपिकल रीजन्स में कन्वर्ट हो गए। माउंटेन बिल्डिंग हुआ जिसकी वजह से वेदर पे इम्पैक्ट हुआ, ना कि सिर्फ वेदर पे बल्कि ओशन के अंदर भी कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट पैसेजेस थे, जैसे कि सर्कमपोलर करंट अभी भी हम देखते हैं जो अंटार्कटिका के अराउंड हमें देखने को मिलता है, वो कैसे फॉर्म हुआ, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल है। एंड कहीं ना कहीं इन सारे ओशन सर्कुलेशन वेदर पैटर्न के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है विद द क्लाइमेट चेंज, उस पे इम्पैक्ट आता है। वॉल्केनिज्म उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, जहां पे हम देखते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज कई रीजन्स में बढ़ जाती हैं या कई रीजन्स में कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रीजनल वेदर है, रीजनल क्लाइमेट डायनामिक्स है, वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कूलिंग हो जाती है कई बार, जो सल्फर डाइऑक्साइड एयरसोल पार्टिकल्स थे वो ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, तो वो चेंज कर देता है। फिर डिफरेंट साइकिल जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी पैटर्न को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि कार्बन साइकिल, उसका कैसे रेगुलेशन हम करें, वो भी क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। एंड इसी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर भी आता है, क्योंकि नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा रिलीज होता है फ्रॉम द मेंटल, तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस को भी इम्पैक्ट करता है, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली लिंक्ड है। कैसे वेदरिंग हो रहा है, कितना रेट पे वेदरिंग हो रहा है ऑफ द सिलिकेट रॉक्स, वो दिखाता है कि एक लिंक है प्लेट टेक्टोनिक्स और क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसके साथ साथ जो प्लेट टेक्टोनिक है उसमें बेसिकली हमने देखा है कि ट्रांजिशन हुआ है कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन्स के अंदर, जो कि पहले रीजन कूलर टेम्परेचर देखने को मिलता था, अभी वहां पे वार्मर टेम्परेचर है कंपैरेटिवली। जैसे कि क्रेटेशियस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज्ड, that indirectly led to the greenhouse gases इन द क्लाइमेट। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के ऊपर भी बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके ट्रांजिशन ने रोल प्ले किया। जो अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयास का, उसने भी एक्सेलरेट किया जो रेट ऑफ वेदरिंग हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, एंड कैसे जो कूलर से वार्मर का ट्रांजिशन था उसमें उसने कंट्रीब्यूट किया। एल्बीडो इफेक्ट जो था उसके अंदर इम्पैक्ट आता है, कितना मिथेन जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है कैसे वो डीस्टेबलाइज करता है बेसिकली कुछ हाइड्रेट पार्टिकल्स को, जो कि बाद में जाके ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर देते हैं एंड इवेंचुअली जो क्लाइमेट है उसका वार्मिंग हो जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का हम शॉर्ट टर्म में नहीं बोल सकते, बट लॉन्ग टर्म के क्लाइमेट पैटर्न के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलता है ओवर द मिलियन ईयर टाइम स्केल।
तो शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि मिलियन ईयर के टाइम स्केल पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक है, उसका रिलेशन है विद द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज काफी फास्टर पेस पे होता है, बट इट इज मोर ड्रिवन बाय द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रादर देन प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ रोल। फिर वैसे एक और क्वेश्चन भी रेज किया गया रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक ऑन द बायोडाइवर्सिटी, एंड कैसे बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स को वो इम्पैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर। ये सच है कि वो इम्पैक्ट करता है। ओवर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने देखा है कि जो ड्रिफ्टिंग हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी देखा, कई स्पीशीज का आइसोलेशन हो गया, कई स्पीशीज इवॉल्व कर गई। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे मैरोसिपल स्पीशी जो है उनका आइसोलेशन हो गया उसी कॉन्टिनेंट के ऊपर, इसी वजह से वो वहीं पे ही पाए जाते हैं। बहुत सारी स्पीशीज हमने देखा कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, जो कि अभी प्रूफ भी बनता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। वैसे ही माउंटेन बिल्डिंग हुआ, हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हुआ, माउंटेन माउंटेन बने तो उनकी वजह से हैबिटेट में भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ। कहीं पे टेम्परेट जोन था तो कहीं पे ट्रॉपिकल जोन था, एंड कहीं पे अल्पाइन जोन था। उसी के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी थी उसने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। जैसे कि जब अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयास का, उसकी वजह से वहां की जो स्पीशीज थी वो इवॉल्व हुई, जैसे कि स्नो लेपर्ड या फिर रेड पांडा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। इसके अलावा वो एक तरीके से जो माउंटेन बिल्डिंग हुआ वो एक बैरियर की तरह भी एक्ट किए, कि जो स्पीशीज थी वो माइग्रेट नहीं कर पाई, इस वजह से वो आइसोलेट हो गई वहीं पे। ओशन बेसिन के अंदर भी इम्पैक्ट देखने को मिला, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर भी, क्योंकि जो ओशन के गेटवे थे वो भी चेंज हो गए ना, क्योंकि जो जो लोकेशन है ऑफ द कॉन्टिनेंट वो बदल रहा है। तो ओशन, कुछ कुछ ओशन में भी आइसोलेशन हमने देखा, जिसकी जैसे कि टेथिस ओशन हम देख सकते हैं, जो कि फॉर्म हो रहा था बाद में क्लोज हो गया, एंड फिर फॉर्मेशन हुआ मेडिटेरेनियन सी का, जिसकी वजह से एक्सटेंशन भी हुआ एंड माइग्रेशन भी हुआ बहुत सारे मरीन स्पीशीज का। वैसे ही साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में एक फेमस एग्जाम्पल आता है ऑफ ड्रेक पैसेज। तो जो आइसोलेटेड आइसोलेटेड अंटार्कटिक मरीन स्पीशीज थे, अब बेसिकली उनको वो पैसेज की ओपनिंग की वजह से एक अडेप्टेशन का चांस मिल जाएगा टू दी कोल्डर वाटर, टू दी कोल्डर टेम्परेचर। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका भी इम्पैक्ट आता है इसमें, एंड जो कॉन्टिनेंट्स का शिफ्टिंग हुआ है उसका भी इम्पैक्ट आता है, वॉल्केनिज्म का भी इम्पैक्ट आता है। जैसे कि डेक्कन ट्रैप्स के ऊपर इम्पैक्ट आया वॉल्केनिज्म का, एंड उसने स्पीशीज को भी स्पीशीज के फॉर्मेशन में भी, मैमल्स के फॉर्मेशन में भी इम्पैक्ट डाला। जैसे कि मैमल्स जो थे वो डोमिनेट करते हैं अभी भी डेक्कन ट्रैप के अंदर, वैसे ही जो डिफरेंट 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 आइलैंड्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड, जो कि डार्विन की थ्योरी के लिए भी फेमस है, द एवोल्यूशन ऑफ यूनिक स्पीशीज के लिए फेमस है। तो वो दिखाता है कि कैसे जो डिफरेंट वॉल्केनिक आइलैंड थे, क्योंकि वो आइसोलेट हो गए, तो वहां पे हमें स्पीशीज में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला एंड यूनिक स्पीशीज देखने को मिलती है। तो उसी में बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स का भी रोल होता है, जैसे कि कितना वो माइग्रेट कर पा रहे हैं, कितना डिस्पोजल हो पा रहा है। इसके साथ साथ एंडेमिज्म का रोल आता है, कि जो लैंड मास आइसोलेट हो गया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या फिर मेडागास्कर, वहां पे यूनिक टाइप की एंडेमिक स्पीशीज हमें देखने को मिली, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में उनका आइसोलेशन हुआ है, टेक्टोनिक रीजंस की वजह से आइसोलेशन हुआ है। तो इसी की वजह से डाइवर्सिफाई भी किया है बहुत सारी स्पीशीज ने खुद को, एंड बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं, क्योंकि दे वर अनेबल टू अडेप्ट टू दैट न्यू एनवायरमेंट। एंड क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए, इसकी वजह से कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई एंड कई स्पीशीज डाइवर्सिफाई हो गई, कई स्पीशीज डिस्पर्स हो गई एंड कई कई स्पीशीज जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं ऑफ कैसे कि बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट हुई है, एंड कितना वो रिलेटेड है टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक एंड में हम बोल सकते हैं कि हाँ एक यूनिफाइंग फैक्टर है, एक ड्राइविंग फोर्स है, जो कि हर चीज का एक कोर बनाता है, बेस बनाता है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, बायोजियोग्राफिक पैटर्न हो, या फिर अभी के इमर्जिंग चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो,
एंड पूरा ही हमारा वेदर पैटर्न एंड ओशियानिक सर्कुलेशन भी। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी covering the concepts regarding ocean, ocean basin, ocean circulation, and the different challenges that are arising with the climate change. So thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning.